आप लोग मुझे डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताएंगे पहले तो, ठीक है, कि डिसकॉन्टिन्यूटीज़ कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है। मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, आपने बताना है मुझे बिना देखे, नोटबुक से बिना देखे। चलो, ये क्या बनाया मैंने, अनुभव, ये पोर्शन क्या बनाया मैंने, इतना इतना बिना देखे बोला। नोटबुक्स बंद करो, नोटबुक्स बंद, नोटबुक्स बंद होनी चाहिए। आपने राकेश देखी थी पिछली वीडियोस, देखी थी? ये क्या है अनुभव, अपर क्रस्ट, और ये क्या है लोअर क्रस्ट। ये पूरा का पूरा एरिया मेंटल, ये क्या है अपर मेंटल, एंड दिस वन इज लोअर मेंटल। व्हाट इज दिस, कोर, यहाँ से यहाँ आउटर कोर, एंड दिस वन इज इनर कोर। ठीक है भाई, इतना तो पता है सबको। अनुभव, सबसे पहले अपर क्रस्ट के बाद जो डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट होती है उसका नाम क्या दिया गया है? आहा हा हा, इट्स नहीं, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट होगी? सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी, जैसे डिसकंटिन्यूटी समझते हो, वेव थोड़ा सा एक तरीके से उसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं रहेगा। तो बताओ, आप बताओ कशिश, पढ़ाया ही मैंने, रिवाइज नहीं किया आपने, क्या कर रहे थे? पिछला काम कहाँ से? अरे यार, वो तो बाद में भी हो जाएगा, वो बाद में भी। बट आपने वीडियोस देखी वो पुरानी, समझ आया उनमें से कुछ? आप पक्का है आपको आया समझ? कितनी सारी देख ली, 5 की 5 या 2-3? नहीं नहीं, बीच में 30-30 मिनट की भी है, 1-2। चलो ये बताओ ज़रा, आप बताओगे आंचल, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अनुभव जी रिपीट कीजिए ज़रा, क्या कहा गया है ये? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। उर्मिला, उसके बाद कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है? मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी। योगेश, उसके बाद रेपेटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद बताएंगे, आपको याद है ये? नहीं है, चलो कोई। अनुभव जी आप बताइए। ले, पता ही नहीं है। मनीषा है? गुटनबर्ग। एंड लास्ट वन इज, एक बार लिखो इसको अपनी नोटबुक पे, सारे रफ नोटबुक पे सारे लिखिए इसको, ये याद नहीं रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी पूछ सकता है। अपर क्रस्ट के बाद जो लोअर क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी आती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए लिखने हैं, ओनली फॉर प्रैक्टिस। इससे पता लगता है घर जाके पढ़ते नहीं हो तुम लोग। लिख लिया? अब बताओ, सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी ये किसके बाद आती है? अरे किसके बाद आती है? अपर क्रस्ट के बाद, लोअर क्रस्ट से पहले। सेकंड वन इज, आप बताएंगे राकेश? कोनार्ड, मोहो। आप अनुभव रिपीट करो, कोनार्ड, मोहो, फिर रेपेटी, उसके बाद गुटनबर्ग, उसके बाद 5 ही तो हैं, 5 ही तो हैं, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे सारे। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में आती है मोहो डिसकंटिन्यूटी।
अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आती है रेपिड डिस्कंटिन्यूटी, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आती है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में आती है, याद रहेगा ये, याद रहेगा, अब तो नहीं भूलेगा। चलो फिर अब क्योंकि हम अपने सिलेबस जो हमने स्टार्ट किया था उसका कुछ हद तक एक जो सेक्शन होता है कंप्लीट किया, सेक्शन नहीं बोल सकते लेकिन एक कोई पार्ट कंप्लीट किया है, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं, एक सेक्शन सा है छोटा सा, वो कंप्लीट किया। अब मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनुभव 11th की एनसीईआरटी खरीद ली? कब खरीदनी है? 11th की एनसीईआरटी किस किस ने खरीदी हुई है? खरीद ली है? आपने भी एनसीईआरटी खरीद लेनी है 11th की, ठीक है, हिंदी वाली। आपने जैसे हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में खरीद लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश। 11th की एनसीईआरटी जिसका नाम है, देखो 2 किताबें हैं, आपने खरीदनी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ये नाम है बुक का। जितना सेक्शन आपने पढ़ रखा है इसमें है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3, इसमें आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में मिल जाएगा, एविडेंस ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में मिल जाएगा। ये चैप्टर पूरा तो नहीं है बेसिकली जो मैंने आपको पढ़ाया, मतलब जो चैप्टर काफ़ी बड़ा है उसमें से आपने ढूंढ लेना है कौन कौन सा सेक्शन। एक तो इंटीरियर ऑफ अर्थ ढूंढ लेना, उसके साथ एविडेंस भी उसके ढूंढ लेना, ठीक है। उसके बेसिस पे जितना कुछ भी लिखा है आप सभी पढ़ के आएंगे। ये नहीं कि जो एचएस वाले पहले पढ़ चुके हैं वो सोचें कि नहीं नहीं हम तो बड़े लेजेंड हो चुके हैं अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी पढ़ के आएंगे। क्यों पढ़ के आएंगे? देखो क्योंकि इसके बेसिस पे बेसिकली आपको, वैसे चैप्टर का नाम ही इंटीरियर ऑफ अर्थ है आई थिंक। अगर नहीं खरीदी है तो वैसे तो खरीद लो, वैसे तो खरीद लो। फ़ोन पे कितना ही पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे फ़ोन पे इतना, तो बेटर यही रहेगा कि खरीद लो। हिंदी में इसको बोलेंगे फंडामेंटल्स को क्या बोलते हैं? हाँ, तो भौतिक भूगोल के सिद्धांत, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, तो ये आपको लग जाए। सिद्धांत तो यार कुछ और होता है? मौलिक अधिकार, सॉरी फंडामेंटल, मौलिक अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना। हाँ, मौलिक भी नहीं बोलेंगे यार, भूगोल के मौलिक नहीं, जो भी है। लेकिन 2 किताबें, एक इंडियन ज्योग्राफी की, एक ये वाली है, एक ये वाली खरीदनी है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी वाली भी है, ठीक है राकेश, नहीं तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है, मैसेज करके जैसे भी करके कि कौन सी वाली खरीदूं। कल आपने ये पढ़े हुए होना चाहिए, ये वाला चैप्टर, चैप्टर 3। हो सकता है पूरा आपको समझ ना आए, लेकिन इसमें जो अर्थ के बारे में दिया है कि उसका इंटीरियर कैसा है, इंटीरियर के साथ साथ उसकी बेसिकली एविडेंस दिए हैं कि इंटीरियर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसमें से कैसा आ सकता है, ये जो अभी तक हमने सेक्शन किया है ना, इसमें मेंस का क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो कैसे आ सकता है। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग और इस पर आपने लिखने की कोशिश भी करनी है। अब मैं क्वेश्चन आपको इसलिए लिखवा रही हूँ और ये चैप्टर पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया इसके बारे में आपको, जो जो आ सकता है पेपर में, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि अगर आपने मेंस का पेपर लिखना है, ठीक है, तो आपको वर्ड्स, कैसा सेंटेंस बनाना है, कौन सी चीज़ किसके बाद लिखनी है, वो पता होना चाहिए। खैर आपको पता चल चुका है, लेकिन अच्छे वर्ड, अब आपको पता है कि आपने मेंस के मेंस के लिए लिखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और पढ़ के वो आपने लिखना इन द सेंस कि मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगी, आपने उसका आंसर लिखना है। तो बेसिकली आपने अर्थ का इंटीरियर बता देना, फिर उसके एविडेंस देने हैं। तो एविडेंस आपको पता है, वैल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक भी 2 तरह का दिया है आई थिंक बुक में, एक नेचुरल एक मैन मेड। तो बेसिकली यही सब दिए, बस आपने अच्छे अच्छे शब्द उठाने हैं कि मैं क्या क्या शब्द यूज़ कर सकता हूँ अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। आप ये आंसर या क्वेश्चन मत लिखिएगा, सब इंस्पेक्टर में तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन जितने भी बाकी बैठे हैं यूपीएससी से लेकर एचएस वाले, आप प्लीज़ लिखिए क्वेश्चन। डिस्कस द अर्थ्स इंटीरियर, डिस्कस द अर्थ्स इंटीरियर, डिस्कस द अर्थ्स इंटीरियर with its evidence, यानी पृथ्वी का इंटीरियर बताना है आपने, डिस्कस करना है और उसके एविडेंस भी देनी है साथ में, ठीक है। अब आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपने ये क्वेश्चन दिमाग में रख के पढ़ना है, समझे अनुभव मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपको देखो
जो चीज़ हमने पहले पढ़ी है ना वो एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में दी है, इसीलिए मैं आपको ये भी कह रही थी कि एनसीईआरटी भी खुद से मत पढ़ने लग जाना, समझ रहे हो। कई लोग हैं जो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ के ही क्वालिफाई कर सकता है इंसान, हो सकता है कर सकता हो, लेकिन मे बी वो इंसान हो जिसने ऑलरेडी ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ चुकी है अपने ह्यूमैनिटेरियंस के सब्जेक्ट के रूप में या कैसे भी करके पढ़ रखी है। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। 1st और 2nd चैप्टर में ऐसी चीज़ें दे रखी है ना कि जो आपको मतलब बाद में पढ़नी है, इन सब के बाद में। जैसे अभी आपने अर्थ का इंटीरियर जाना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, तो जो मैंने आपको डिसकंटिन्यूटीज लिखवाई है ना वो सीधा अर्थ को जब लेयर्स में हम बांटते हैं ना उसके बाद सीधा दे दी गई हैं बुक्स में भी। जैसे कल्पना जी ने बोला था ना, तो कल्पना जी ने क्योंकि एनसीईआरटी से नोट्स बना रखे हैं, समझ रहे हो। तो लेकिन अगर मैं आपको अर्थ का इंटीरियर पूरा नहीं बताती, उसके बाद पी वेव और एस वेव के बारे में नहीं बताती, तो क्या इन डिसकंटिन्यूटीज का कोई फायदा था, मुझे बताओ। नहीं था ना, एनसीईआरटी में पहले दे रखा है ये, ठीक है। इवन आप देखोगे, अब जब चैप्टर पढ़ोगे, एविडेंसेस पहले दे रखे हैं और अर्थ का इंटीरियर बाद में दिया है। तो अर्थ का जब इंटीरियर ही पता नहीं है तो एविडेंस कैसे पढ़ लेंगे हम, समझ रहे हो। एविडेंस पहले पढ़ना चाहिए या पहले इंटीरियर पढ़ना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि अच्छा इसका ऐसे है, इंटीरियर ऐसा है, और फिर एविडेंस देखना चाहिए कि ये पता कैसे चला। लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया है, तो मुझे तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी बिल्कुल ही परफेक्ट लगी है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ते और सीधे 1st चैप्टर पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ आता, ठीक है। आप देखना 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर में जो चीज़ें दी है वो आप काफ़ी थोड़ा बाद में जाके पढ़ाई करोगे उनके बारे में, ठीक है। तो 3rd चैप्टर पढ़ना है और 3rd चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ना है आपने, इतना इतना जो दिया है अर्थ के इंटीरियर। और क्या माइंड में रख के पढ़ना है आपने 3rd चैप्टर कि मैंने इसके बेसिस पे क्या लिखना है, अपना ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, कि इंटीरियर क्या है और उसके एविडेंसेस क्या है। बेसिकली थोड़ा मोटा मोटा आपने इंटीरियर बताना है, अच्छे अच्छे वर्ड चूज करने हैं, जो हिंदी में लिखने वाले हैं वो हिंदी में देख लें अच्छे से, और जो इंग्लिश में लिखने वाले वो इंग्लिश में, ठीक है। समझ आपको आ चुकी है कि क्या अर्थ का इंटीरियर था और क्या इसके एविडेंसेस हैं। बस आपने वो शब्दों में पिरोना है, वो भी अच्छे शब्दों में, क्योंकि मैंने तो आपको नॉर्मल भाषा में समझाया है, हालांकि वर्ड्स यही हैं उसमें भी। पी वेव पैरेलल चलती है तो पता है ना आपको पैरेलल क्या है ना। एस वेव परपेंडिकुलर चलती है तो क्या है, परपेंडिकुलर क्या है ना, थोड़ा बहुत पता है ना। वोल्केनिक इरप्शन क्या है, मैग्मा क्या है, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत आपको पता चल चुका है अब, ठीक है, क्लियर है अनुभव। लव वेव, रेलाई वेव, ये सारी आपको पता चल चुकी है। तो अब आप कुछ ना कुछ उसमें से कुछ ना कुछ क्या, वैसे तो समझ आ जाएगा, बस आपने उस तरीके से पढ़ना है कि आपने आंसर लिखना है उस हिसाब से, ठीक है। और आंसर सारे इस क्वेश्चन का लिख के आएंगे परसों तक का, ठीक है। कल के टाइम दे देते, चलो 2 दिन बाद, ठीक है। 2 दिन बाद क्या डे है, आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मैं थर्सडे को चेक करूंगी, ठीक है, आपका ये आंसर देखेंगे कि कौन। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी से चेप के ले आए, ऐसे मत करना, लगना चाहिए कि नेचुरल आंसर है, बिल्कुल ऐसे सुपरफिशियल नहीं लगना चाहिए कि वही लाइनें चिपका दी, ठीक है अनुभव। हाँ ना 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 ना, वहाँ से नहीं करना है आपने, पेंजियल और एशिया बाद में आएगा, आपने सिर्फ ये लिखना है कि कैसे पता लगता है। तो वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक से, बाकी आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से देख लेना, जो जो उसमें लिखा है आपने वैसे वैसे ढाल देना है, आंसर को अच्छा लिखना है। और आंसर होना चाहिए आपका आंसर होना चाहिए 250 वर्ड्स का, 250 या 200 वर्ड्स का। ये नहीं कि पूरी जितना लिखा है उतना छाप के आ जाएगा अनुभव, तो जो जो लिखा है ऐसा तो नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब उसको 2.5 पेज में आएगा, आई थिंक 200 वर्ड्स, 250 नहीं 200 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में, ठीक है। 2 पेज में 2.5 पेज में आ जाएगा, 2.5 पेज में ऐसे ऐसे 2.5 पेज लगेंगे। बाकी डिपेंड करता है आपकी हैंड राइटिंग पे, है ना, कोई क्या पता एक ही उसमें फिट कर दे। तो आपने कंसाइज वे में कैसे लिखना है वो भी आपको, साथ में आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। अनुभव करके आओगे, क्या गारंटी है कि करके आओगे। आऊँगा ही नहीं उस दिन मैडम, मैं देख लूँगी, ठीक है, मैं देख लूँगी फिर, ठीक है, चलो। अच्छा देखो इस पार्ट से एक और तरह का क्वेश्चन आता है, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन था ना, सीधा सीधा आ गया। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि इंडिया में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, है ना, जैसे हमने भूकंप के बारे में पढ़ा ना, इंडिया में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं और उन भूकंपों के लिए जो आ रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो ये वाला सेक्शन फिजिकल ज्योग्राफी से तो रिलेशन रखता है, लेकिन फिजिकल, अरे यार, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के साथ ये डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रखता है संबंध, डिजास्टर मैनेजमेंट से।
अब डिजास्टर मैनेजमेंट तो हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपके तभी क्लियर होंगे, लेकिन आपको ये तो पता चल चुका है कि अब देखो सेस्मोग्राफ लगाए जाते हैं ना जब, तो हमें पता होता है, ये जो होते हैं ना ज्योग्राफर्स, इन्हें पता होती है कि भूकंप कहाँ आने वाला है। जहाँ जहाँ प्लेट्स आपस में मिल रही हैं या बिछड़ने वाली हैं, वहीं पता है ना ऑलरेडी ज्योग्राफर्स को कि यहाँ पे भूकंप आएगा, तो सेस्मोग्राफ ऑलरेडी वहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब उसी के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो कदम उठा सकती है ना, तो बस उसी को फिजिकल ज्योग्राफी के साथ वो करके एक तरीके से मिक्स करके डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ वो क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे ना, तब ये दोबारा से आपके कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए भूकंप के बारे में, भूकंप कैसे आता है, अर्थ का इंटीरियर कैसा है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, है ना, उसके नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है ना, मैग्मा बाहर निकल के लावा बन जाता है, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है। लेकिन फिलहाल ये बात क्लियर हुई आपको मेरी? क्लियर हुई अनुभव? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। अब बेसिकली बहुत पुरानी बात है ना, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया अभी अभी कि ऐसा ऐसा था, पहले कॉन्टिनेंट सारे एक थे, उसके बाद सारे अलग होते गए और ऐसे ऐसे होता गया। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि मैग्मा मूव करता है, मैग्मा के मूव करने के कारण वो प्लेट्स ऊपर से हिलती हैं, उन प्लेट्स के हिलने के कारण भूकंप आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। ये मैंने आपको बताया है, मैंने बताया कि पता था, चलो पता भी होगा, बट मतलब अभी जब क्लासेस लग रही तो मैंने बताया ना आपको ये। लेकिन एक टाइम था जब किसी को ये सब पता ही नहीं था, ठीक है, ये सब पता ही नहीं था। और यही सोच से एक मीटियोरोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो थे, ठीक है। तो वो क्या करने गए, वो गए अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में तो मैं आपको अंटार्कटिका दिखाना चाहूँगी, वैसे तो आपने देखा है बट फिर से दिखाना चाहूँगी। वो अंटार्कटिका जाते हैं, देखो अंटार्कटिका आपको पता है बिल्कुल साउदर्न मोस्ट है पार्ट, दिखाया ना आपको मैंने जब कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे हमने, बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पार्ट है। तो वहाँ पे आपको लगता है कि किसी जीव का या किसी एक तरीके से प्लांट का, किसी भी तरह की वेजिटेशन का लगने का कोई भी मतलब है, या कोई सर्वाइव करने का मतलब है? इतनी ठंड है जहाँ हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, धूप पड़ती नहीं है। मैंने आपको कहा था धूप पड़ती है, लेकिन बिकॉज ऑफ क्या, ग्लेशियर्स, वाइट स्नो, वो क्या रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है, बताया था मैंने आपको। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एल्बेडो कहा था, याद है आप लोगों को? मैंने आपको बताया था ना कि ग्लेशियर्स पे बर्फ की वजह से, क्योंकि बर्फ वाइट कलर की है, तो जो स्नो पड़ती भी है, ये मक्खी कर रही है, ये मेरे दुपट्टे से हो रहा है। तो वहाँ तो वेजिटेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वेजिटेशन के लिए क्या चाहिए, ना तो कोई बंदा सर्वाइव कर सकता है, पहली बात, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ खाने पीने के लिए। दूसरी बात, वेजिटेशन सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि सनलाइट नहीं है, ठीक है, और वैसे टेम्परेचर भी कुछ वहाँ का है, ठीक है। लेकिन जब ये जाते हैं किसी रिसर्च पे निकलते हुए, तो ये देखते हैं कि अंटार्कटिका में इनको क्या दिखते हैं, कुछ फॉसिल फ्यूल्स दिखते हैं, जीवाश्म। तो जीवाश्म किसके होते हैं? कुछ पहले जानवर मर चुके हैं, अगर उनके फॉसिल्स हो सकते हैं, या पेड़ पौधों के फॉसिल्स हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये देखा कि ये ऐसी जगह पे आज अंटार्कटिका है कि यहाँ पे तो कुछ उग ही नहीं सकता, तो ये फॉसिल्स कहाँ से आए? यानी कि इस अंटार्कटिका की पोजीशन पहले कहीं और होगी, समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि इस अंटार्कटिका की पोजीशन कहीं और होगी। लेट हो गया आज आप? ये रहा अंटार्कटिका, है ऐसा कि नहीं है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर कैसे ये यहाँ पे फॉसिल्स पॉसिबल हैं? फॉसिल्स यानी कि जैसे आज भी अगर आप खड्डा खोद के देखोगे ना, तो कुछ फॉसिल्स दिखेंगे, वो पता नहीं कितने सालों पुराने, कोई मरा होगा, उसकी हड्डियों के फॉसिल्स होंगे, या उसके फॉसिल्स होंगे, या किसी प्लांट या किसी ट्री के फॉसिल्स होंगे, या कोई भी अदर स्पीशीज़ के। समझा आप मेरी बात? ठीक है। तो ये उन्हें पता लगा, तो उन्हें लगा कि ये यहाँ पे फॉसिल जो मुझे दिखे हैं, इनके लिए सनलाइट चाहिए, है ना, इनके लिए वैसे टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पे तो वैसे टेम्परेचर ही नहीं है। दैट मीन्स अंटार्कटिका यहाँ ना होकर कहीं और हुआ करता था, ऐसा इन्होंने सोचा और ऐसा इन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हेडिंग डालेंगे। अरे यार, एक तो ये मक्खी ना इतना तंग कर रही है। आज कम है ना मक्खियाँ, कि है आज भी? आज भी है, आज कम है यार, आज फिनाइल का पोछा लगा है यहाँ पे हैं? आज एक ही है, वही जो जिसका मेजर जो है वो ज्योग्राफी है, मेजर नहीं सॉरी ऑप्शनल, ठीक है। और इसने टॉप करना है इस बार यूपीएससी में।
हेडिंग डालिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय संस्थापन सिद्धांत, हिंदी में कहेंगे महाद्वीपीय संस्थापन सिद्धांत। ठीक है, लिखिए इन 1912 एक व्यक्ति जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, ये वही व्यक्ति है जो गया था अंटार्कटिका, अल्फ्रेड वेगनर, लिख लीजिए। जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट हैं ये, जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट। हाँ जी, ये मौसम की बेसिकली पढ़ाई करते हैं, मौसम क्या बोलते हैं, मौसम को पढ़ने वाले उनको बोलते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, मीटियोरोलॉजिस्ट के स्पेलिंग थोड़े से गलत लग रहे हैं मुझे। मीटियोरोलॉजिस्ट, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में, मौसम को पढ़ने वाले मीटियोरोलॉजिस्ट होते हैं, मौसम की जानकारी लेने वाले। तो उसी मौसम की जानकारी लेने के लिए कहाँ पहुँचे ये, अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका में इनको क्या दिखे, कुछ फॉसिल फ्यूल्स, तो वहाँ से इन्होंने पता लगाया कि फॉसिल यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है होना, यहाँ पे तो किसी का रहना ही इम्पॉसिबल है, तो कैसे किसी के फॉसिल आ सकते हैं। तो वहाँ से इन्होंने ये थ्योरी बेसिकली देना स्टार्ट की कि पहले जो ये कॉन्टिनेंट्स थे सारे के सारे, यार इसको चुप कराओ, बहुत शोर मचा रहा है। तो इन्होंने ये थ्योरी दी कि अंटार्कटिका में फॉसिल्स होना, यानी कि अंटार्कटिका की पोजीशन ये ना होकर कहीं और थी, अंटार्कटिका कहीं यहाँ था और बाद में ड्रिफ्ट होते हुए, ड्रिफ्ट होता है बेसिकली मूव करना, स्लोली मूव करना, ठीक है, ड्रिफ्ट होते हुए ये यहाँ पहुँचा है, समझे मेरी बात। तो इन्होंने ये थ्योरी दी कि पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे ये सारे एक पार्ट थे, एक ही लैंड था, समझे। और धीरे धीरे कैसे पता लगाया इन्होंने देखा कि अगर इस साउथ अमेरिका को मैं उठाऊँ और यहाँ रखूँ तो ये तो इसी का ही पार्ट लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये पजल का पार्ट है, इसको यहाँ उठा के रखा जाए तो ये सेम हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। इवन इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, ऐसे करके जाऊँ, है ना, तो ये इसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का, ऐसे करके इन सबको मैं जोड़ दूँ अगर बारी बारी, तो ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे का पार्ट है, समझे आप मेरी बात। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे पजल होती है ना, वैसे ये पजल का पार्ट है जिनको कि किसी कारण मूव हो चुके हैं, अंटार्कटिका नीचे पहुंच चुका है, और बाकी के मैं अभी दिखाती हूँ आपको पेंजिया। और इस पूरे एरिया को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया का। बनाना है आपने, कौन सा वाला बनाओगे, बनाओ जल्दी से बनाओ। देख पा रहे हो आप, मैं ही नहीं देख पा रही, आप कैसे देखोगे, धुंधला है अभी। अनुभव लग रहा है, पता क्या हो रहा है, पक्का पता था ये, पहले सुना था, वाह, किससे, पूर्वजों से पढ़ा हुआ है। और किस किस को पता था कि पहले कॉन्टिनेंट्स एक ही तरह के हुआ करते थे, या पता था, और किसी को, किस किस को आज पता लगा है कशिश को, आपको भी आज पता लगा है, चलो कुछ सीखा आपने आज, है ना। अब दिन भर इसी से पॉजिटिव रहना है कि कुछ नई चीज़ सीखी है कि नहीं है। जिन लोगों को दुख होता है ना कि यार मेरा दोस्त चंडीगढ़ घूम रहा है लांटे मॉल में,
फ़ोन उसके पास आईफोन है, मैं एंड्रॉयड लेके घूम रहा हूँ, मज़े से कंपनी में जॉब कर रहा है, 12-15-20 हज़ार ले पा रहा है, और मैं बैठा हूँ अभी तक यहाँ पे नालायक कहीं का। तो आपके दोस्त को ये पता नहीं होगा। इसी से पॉजिटिविटी लेनी है, इन्फॉर्मेशन से। यार ये आई थिंक ऐसा ही है ना, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा ये। चलो बनाओ फिर इसको। इंडिया पता कहाँ है? ये लेटा हुआ दिख रहा है, ये इंडिया है, देख लो यहाँ था इंडिया, और अंटार्कटिका यहाँ था, यानी कि थोड़ा ऊपर था। आज कहाँ पहुँच चुका है? यहाँ नीचे, समझ रहे हो? दिख रहा है आपको कैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे के सारे, यूरोप और रशिया एक ही थे, और इंडिया नीचे से उठ के गया यहाँ पे। बनाओ इसको फटाफट से, बड़े डिज़ाइन मत बनाओ, बस समझने के लिए बनाओ। थक लग रही है यार आजकल बड़ी, क्या चक्कर हो रहा है? ये मक्खी मक्खी करे। घर जाके थोड़ा सा अच्छा बनाना है, ठीक है? सेक्शनिंग भी कर दो इसकी कि ये यूरेशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, वो साउथ अफ्रीका है, सॉरी अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया आपको दिख रहा होगा वो जो ग्रीन कलर में लेटा है ना अफ्रीका के नीचे, यहाँ था। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है देखा जाए तो, है ना? इंडिया का जो सफ़र है वो बहुत दूर का था, ये तो थोड़े थोड़े बिखरे हैं। वो देखो नीचे से कहाँ अलग लैंड से निकल के साउदर्न हेमिस्फीयर से होता हुआ कहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाके बस गया। हुआ है ऐसा कि नहीं? तो आपको खुश होना चाहिए। अब ऐसी कंट्री का ऐसे कॉन्टिनेंटल, एक तरीके कॉन्टिनेंट तो खैर ऊपर था, बट ये अब कॉन्टिनेंट का भाग बन गया ना, एशियन कॉन्टिनेंट का। लेकिन पहले क्या पता अफ्रीका का पार्ट होते हम, अगर ये मूव नहीं करता तो हम अफ्रीकन होते आज सब। हाँ ऐसे होता, या तो ऑस्ट्रेलिया में कर जाते थोड़ा बहुत मूव साथ में, या तो अंटार्कटिका। फिर तो बचना ही नहीं था, किसने धीरे 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 मरना था। उठ के कहीं तो जाते, तो जाना अफ्रीका में था, पास में वही पड़ रहा है, या फिर थोड़े अमीर होते तो चले जाते हैं अमेरिका और कहीं, है ना? बट इतना है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में होना था इस टाइम पे। अभी क्या चला होना था वहाँ पे? अभी क्या इंडिया में क्या चला है अभी? समर चली है, तो अभी विंटर में होना था हमने, है ना? है ना अनुज, अनुभव? वीपी जी कहाँ गायब हो गए आज भाई? भले चंगे आए तो थे, 2 बार फोन आया नहीं उनको कि वो गायब। हॉस्पिटल में क्यों? एक तो दूर के रिश्तेदारों की जो बंदा इतनी केयर करता है वो अपनों की कितनी करता होगा, है ना? मामा के दूर के रिश्तेदार की शादी थी तो वहाँ गया था धाम लगाने। लगा पता क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है। और इन्होंने ऐसा प्रूव भी किया, प्रूव इन द सेंस ऐसे नहीं किया, बट ऐसे पजल सी सॉल्व करके कि अगर अफ्रीका को हटाया जाए, है ना, किससे? साउथ अमेरिका से, तो आप देखोगे कि साउथ अमेरिका अफ्रीका से हटा हुआ लगता है ना। और फिर बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही, तो लोगों ने कहा कि बातों से कुछ नहीं होने वाला, ये पजल सॉल्व करके कुछ नहीं होने वाला, हमें क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। तो फिर इनको एविडेंस देने पड़े। तो अब लिखिए एविडेंसेज आप। अच्छा पहले रुको, पहले कुछ लिख लो, 2-4 बातें इसके बारे में लिखिए। बिफोर 250 मिलियन ईयर्स है, फट गया, कोई बात नहीं, लिख लो जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ। बिफोर 250 मिलियन ईयर्स यानी 250, 1 मिलियन साल में होते हैं 10 साल, है ना? पता है ना? 250 सालों की बात कर, 250 मिलियन सालों की बात करें कि उस टाइम पे 250 मिलियन। ऐसा नहीं कि अल्फ्रेड वैगनर उस टाइम पे जिंदा थे, ये बात 1912 में ही कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ इतने साल पहले जो थी वो धरती का सारा लैंड इकट्ठा था, एक ही लैंड हुआ करता था ये, ठीक है? लिखा आपने ये, बिफोर 250 मिलियन ईयर्स ऑल कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ वन सिंगल, ऑल कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ वन सिंगल, पार्ट ऑफ वन सिंगल, सॉरी सिंगल नहीं, सिंगल सुपर लार्ज कॉन्टिनेंट, वन सिंगल सुपर लार्ज कॉन्टिनेंट। 250 मिलियन ईयर्स पहले ये जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक ही बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट का, बड़े लार्ज महाद्वीप का भाग हुआ करते थे, ठीक है? महाद्वीप का क्या हुआ करते थे? भाग हुआ करते थे।
ठीक है, द वर्ड यूज्ड फॉर दैट सिंगल लैंड या द वर्ड यूज्ड फॉर दैट सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, इस पूरे एरिया के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था दैट इज पेंजिया, दैट इज पेंजिया। ठीक है, अनुभव लगा पता, इस पूरे एक कॉन्टिनेंट को क्या नाम दिया गया है? पेंजिया। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? किरण चल रहा है पता क्या हो रहा है? ठीक है, सब इंस्पेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है तो आ सकता है अल्फ्रेड वेगनर का नाम। ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, इससे ज़्यादा तो ये नहीं। हाँ, पेंजिया का नाम पूछ सकते हैं, पेंजिया। ठीक है, या पूछ सकते हैं इंडिया किसका पार्ट था, लॉरेशिया का या गोंडवाना का, जो कि आगे मैं बताऊंगी कि क्या है। क्लियर है? पेंजिया। और इसके आसपास जितना भी ये वाटर है इसे नाम दिया गया पैंथलासा। क्या नाम दिया गया? पैंथलासा। ये लिखा तो है सुपर ओशियन पैंथलासा, पैंथलासा। डन, इतना लिख लिया? बनाओ इसको भी, अब बनाओ इसको भी। अब लिखो फर्स्टली टू डिविजन्स वर देयर। सबसे पहले यह महासागर दो भागों में विभाजित हुआ, दो भागों में विभाजित हुआ। फर्स्टली देयर वाज टू डिविजन्स। ठीक है, उस पूरे लैंड की आप देख रहे हो डिवीजन हो गई है। द अपर डिवीजन वॉज कॉल्ड एज लॉरेशिया, लॉरेशिया। द अपर पार्ट या अपर पार्ट डिवीजन वॉज कॉल्ड एज लॉरेशिया। लॉरेशिया में क्या क्या आएगा? नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा और एशिया। अरे यार, इस मक्खी ने बड़ा दुखी किया है, इडियट। द अपर पार्ट वॉज कॉल्ड एज लॉरेशिया। और लॉरेशिया के ब्रैकेट में लिख लो इसमें क्या क्या आएगा। एक तो आएगा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। भारतीय जी, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। नॉर्थ अमेरिका, क्या ये? हाँ हाँ लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया बस थोड़ा छोटा पार्ट था। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, एंड इसे और भी क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। डन, इतनी बात क्लियर है? The lower part was called as Gondwana. The lower part was called as Gondwana land, Gondwana land। और ब्रैकेट में लिखिए इंडिया was part of Gondwana land। ये रही इंडिया की प्लेट जो यहीं से इसका पार्ट खिसकता हुआ इधर जाके टकराएगा। ठीक है, एंड इंडिया was part of Gondwana land। ठीक है, लिखिए व्हेन टू लैंड फॉर्म्स। अच्छा राकेश, आप ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया कहा गया है,
ठीक है, और इसमें उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है, एशिया आता है, ठीक है, और इसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है। ये सिंपल है, हिंदी में भी कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, जिसको ये मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कही, जो नीचे वाला भाग था, 2 भागों में विभाजित हुआ था नहीं ये, क्या नाम था इसका, पेंजिया, नीचे वाले भाग को गोंडवाना कहा गया, और इंडिया जो है वो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। एंड एक बात और लिख लीजिए, जब इंडिया इस लैंड का पार्ट हुआ करता था ना, उस समय पे इंडिया में जो कोयला फॉर्म हुआ है ना, उस कोयले को उस टाइम पीरियड के कोयले को गोंडवाना कोल भी कहा जाता है। याद है आपको, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था। यानी कि इस टाइम पे जो कोयला फॉर्म हुआ है, कोयला बना है, समझ रहे हो, ये इसके साथ है ना। तो कोयला कैसे बनता है, वही फॉसिल फ्यूल्स जब बड़े टाइम तक अंदर दबे रहते हैं तो उसी से ही कुछ टाइम बाद क्या बन जाता है, कोयला। तो इस टाइम का जो कोयला है ना, उसे गोंडवाना कोल का नाम दिया गया। गोंडवाना क्यों यूज किया गया, क्योंकि इस टाइम पीरियड का है जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई, ठीक है, उर्मिला लगा पता? ठीक है, लिखिए, when two land forms were divided in between, when two land form, जब ये 2 लैंड जो हुए वो क्या हो गए, आपस में डिवाइड हो गए, तो बीच में एक एरिया बना, ये एरिया बना बीच में, ये एरिया बना ना, द एरिया डेवलप्ड, the area developed was known as Tethys Sea. The area developed was known as Tethys Sea. उस एरिया को, यानी कि जब ये पेंजिया थोड़ा सा मूव किया ऊपर की ओर और थोड़ा सा नीचे की ओर, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले हिस्से को कह दिया गया लॉरेशिया, नीचे वाले को गोंडवाना, इंडिया इसका पार्ट है गोंडवाना का। और बीच में जो ये रिफ्ट पैदा हुई है, बीच में जो ये दरार आई है इनके, या बीच में जो जगह बनी है, इस जगह पे अब जगह आएगी तो उधर आसपास का पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आएगा ना, आएगा। जैसे ऐसे ये मूव हो रहे हैं तो बीच में पानी नहीं आ जाएगा इनके, तो उसी पानी को क्या नाम दे दिया गया, टेथिस सी, टेथिस महासागर। आपने चाहे HPG के पढ़ा हो, चाहे ये इंडियन जी के पढ़ा हो, सबसे पहले यही सब बातें आपको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि अपर पार्ट या जो नॉर्दर्न पार्ट था उसे लॉरेशिया कहा जाता है, नीचे वाले को गोंडवाना, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना, एंड इनके बीच में था टेथिस सी। आज ये टेथिस सी देखने को नहीं मिलता है, नहीं है ना। टेथिस सी नाम का कोई सी है क्या आज भारत में? नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मेडिटेरेनियन सी जो इस तरफ से पड़ता है थोड़ा सा, वो शायद टेथिस सी का ही पार्ट है। क्लियर है मेरी बात? अनुभव क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये इंडिया की तब की तस्वीर है, कब की, 200 मिलियन, इंडिया नहीं सॉरी, वर्ल्ड की 200 मिलियन ईयर अगो, 200 मिलियंस के पहले। तो उन्होंने 250 मिलियंस कहा था, है ना, कि 250 मिलियन साल पहले एक ही पार्ट था, और अब 200 मिलियन तक आते आते ये 2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है अनुभव? चलो भाई आगे बढ़ो फिर। लिखिए अब एविडेंसेस, कि एविडेंसेस, हाँ बना लो इसको बना लो, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, बना लो। अनुभव घर जाके प्रॉपर बनाना है फिर, ठीक है, ऐसा मत इधर कुछ भी गिचड़ मिचड़ करके चला जाना, और घर पे भी वही 1 महीने बाद 2 महीने बाद पता ना लगे बनाया गया है। ये ऊपर आलू के पकोड़े जैसा बना है कुछ, नीचे गोभी के पकोड़े जैसा, अब पता नहीं लग रहा है क्या है। ये जो बीच में वाइट डॉट लगे हैं ना, ये अपनी मर्जी से लगे हैं, इसका पार्ट नहीं है ये लगते हैं इसमें, मैंने देखा है, कहीं टच कर दो तो। बना लिया? बेटा इसके ऊपर लिखो पेंजिया, ये जो आपने बनाया ना इसके ऊपर लिखो पेंजिया। नहीं ये लेफ्ट में जो बनाया साइड पे लिखा है ना आपने, इसके बीच में भी है। नहीं, यहाँ लिखो, बाद में पता ही ना लगे चाहे पेंजिया बाहर वाला था कि अंदर वाला था। और पानी वाली जगह पे पैंथलासा लिख दो, जहाँ पानी है ना वहाँ पैंथलासा।
और यहाँ पे जो यहाँ बनाया है बिल्कुल जहाँ डायग्राम बनाया है उसके ऊपर लॉरेशिया, नीचे गोंडवाना और साइड पे टेथिस सी। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, बना लिया, बना लिया। एविडेंस लिखो अब। एविडेंस, जब मांगे गए एविडेंस तो उन्होंने कोशिश तो की डेफिनेटली अपनी थ्योरी को प्रूव करने की। तो एविडेंस, जो सबसे पहला एविडेंस था वो लिखिए जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट, जिगसॉ फिट पहला एविडेंस। मैं बताती हूँ क्या है ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। मतलब उन्होंने एक तो एविडेंस ये दिया कि पजल की तरह उन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के मैप पे, ठीक है, समझे। तो एक तो एग्जांपल ये हो गया जिगसॉ फिट का, लिख लीजिए इसके बारे में। ठीक है, जिगसॉ जो है ना ये वर्ड यूज किया जाता है पजल कनेक्टिंग के लिए। जब पजल को कनेक्ट किया जाता है उस टाइम के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, क्या, जिगसॉ। तो लिखेंगे आप ब्रैकेट में वर्ड यूज्ड फॉर पजल कनेक्टिंग। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर पजल कनेक्टिंग। ये देख लो, जिगसॉ फिट मतलब मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, पजल की तरह उनको मैच करना, पजल की तरह उनको क्या करना, मैच। देखिए, इट मीन्स व्हेन वी वर कनेक्टिंग, इट मीन्स व्हेन वी वर कनेक्टिंग 7 continents, it means when we were connecting 7 continents, they all were connecting like a solved puzzle. They all were connecting like a solved puzzle. They all were, अरे यार मेरा मुंह फिसल रहा है। They all were connecting like a solved puzzle. ठीक है, आप राकेश समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जब हमने उन 7 महाद्वीपों को मिलाया तो वो ऐसे मिल गए जैसे कि एक पजल में मिलाया जाता है। ठीक है, डन। ये मक्खी ने किया, चलो जूम तो कर ले। लेकिन अगला लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस। एक सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइस ब्रैकेट में लिखेंगे टिलाइट डिपॉजिट। कोई बताएगा कि ये टिलाइट क्या होते हैं? टिलाइट डिपॉजिट, या तो सीधा टिलाइट डिपॉजिट लिखो, टिलाइट हाँ जी, टी टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट को हिंदी में कहा जाता है टिलाइट की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, वैसे हिंदी में मुझे नहीं लग रहा पता क्या बोला जाता है इसको, या फिर रुक जाओ 2 मिनट, मुझे सर्च कर लेने दो। लिखिए टिलाइट डिपॉजिट क्या होता है? ऐसे सेडिमेंट्स, ऐसे अवसाद जो हिमानी यानी ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए हों, ऐसे अवसाद जो ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए हों। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये है अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ से कुछ आज के टाइम पे मान लो अगर ये मिले हैं तो आज के टाइम पे तो यहाँ पे मान लो नदी बह रही है, तो नदी अकेली तो बहती नहीं है पानी लेके, नदी अपने साथ में अवसाद भी लाती है, सेडिमेंट्स भी लाती है,
समझ रहे हो मेरी बात? जिस रास्ते से वो इतने सालों से मूव कर रही है, आपको लगता है कि अकेले अकेले मूव करके जाएगी? साथ में वहाँ की मिट्टी को भी लेके जाएगी, सेडिमेंट्स को भी लेके जाएगी। आज ये नदी है, लेकिन उन सालों में या उन कुछ सालों पहले हो सकता है ये ग्लेशियर हो, क्योंकि धीरे धीरे उस टाइम पे आइस एज हुआ करता था, ठीक है। अब वो वाटर बन चुका है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो कुछ और बनता जाएगा। हो सकता है बाद में ग्लेशियर्स ही ना बचे, हो सकता है ना ऐसा, तो हो सकता है ये आइस हो। अब वाटर जब मूव करता है रिवर के थ्रू, जब वाटर मूव करता है तो बेसिकली वो जो सेडिमेंट्स लेके आता है उन्हें रिवराइन सेडिमेंट्स कहा जाता है। रिवराइन यानी कि रिवर द्वारा लाए गए अवसाद, ठीक है। ये ग्लेशियर भी तो मूव करेगा ना, थोड़ा बहुत पिघल के, उधर ही थोड़ी खड़ा रहेगा, कभी ना कभी तो पिघलेगा, समझ रहे हो? तो हो सकता है कि यहाँ का ग्लेशियर पिघल के, यहाँ का ग्लेशियर हो कहीं और पिघलते हुए यहाँ गया हो, तो यहाँ उसने सेडिमेंट रखे हों। ये सारे इन्हीं सेडिमेंट्स को टिलाइट का नाम दिया जाता है, समझ रहे हो? टिलाइट डिपॉजिट यानी कि हिमानी या ग्लेशियर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्स, आपको नहीं लगता ये सारे सेडिमेंट्स एक जैसे होंगे? आपको लगता नहीं है कि ये सारे सेडिमेंट्स एक जैसे होंगे ना? आज एक जैसे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये इधर जा रहा है, जब ये इधर जा रहा है, आपस में अलग हो रहे हैं, तो ये सेडिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे, यहाँ भी वहाँ भी, समझ रहे हो? तो वही उसने बताया कि जो मैं साउथ अमेरिका या अफ्रीका या जो भी एरियाज़ हैं, या अंटार्कटिका और ये सब, इनके मैं अवसाद जब मैच कर रहा हूँ इनके साथ, तो इनके अवसाद भी मैच हो रहे हैं। ग्लेशियर्स के टिलाइट डिपॉजिट जो है वो मैच हो रहे हैं, जिससे पता लगता है ये कभी ना कभी एक ही लैंड था। कुछ टाइम पहले ही ये मूव होकर क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ की इनकी जो निशानियाँ छोड़ी इन्होंने वो तो सेम ही है। समझ गए अनुभव? समझे आंचल? लगा पता? टिलाइट डिपॉजिट का लग गया। तो दूसरा एविडेंस हो गया आपके पास टिलाइट डिपॉजिट। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीसोसॉरस। मेरे को दिखाना पड़ेगा आपको मीसोसॉरस है क्या। मीसोसॉरस लिख लीजिएगा यहाँ से। ये एक तरह का स्पीशीज है, ठीक है। रेप्टाइल, बेसिकली रेप्टाइल होता है रेंगने वाले जीव, ठीक है। कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा होगा मगरमच्छ की तरह, लेकिन मगरमच्छ का ये दूर का रिश्तेदार हो सकता है। मगरमच्छ अलग है, ये अलग है रेप्टाइल ही है ना, समझ रहे हो? अब मक्खी, ब्लैक फ्लाई अलग होती है, ये हाउस फ्लाई अलग होती है, सैंड फ्लाई अलग होती है तो मक्खियाँ ही है ना, है तो मक्खी। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको सी फ्लाई या ब्लैक फ्लाई देखने को ना मिले, तो मतलब है तो हाउस फ्लाई की रिश्तेदार है नहीं, थोड़े बहुत ही अलग अलग होंगे, हैं तो फ्लाइज ही है। वैसे ये भी है तो मगरमच्छ टाइप का ही है, लेकिन इसका नाम मीसोसॉरस इसलिए डाला गया है क्योंकि ये क्या है, थोड़ा अलग है उनसे, ठीक है। क्रोकोडाइल ना बोल के इसको मीसोसॉरस बोला गया है। तो ज़रा देखिए इसकी शक्ल, लिखिए। अब आज नहीं मिलता, ये खत्म हो चुकी है इसकी प्रजाति, जो कि आप कहाँ पढ़ रहे हो अब आजकल, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, हिस्ट्री में हाँ, मतलब एनवायरनमेंट इकोलॉजी में पढ़ रहे हो। अब ये प्रजाति एक्सटिंक्ट में आ चुकी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही लगाया आपने अनुमान कि अब इसको हम किस में गिनेंगे, एक्सटिंक्ट में, है ना अनुभव? एक्सटिंक्ट यानी कि 50 साल तक, पिछले 50 सालों से अभी तक उसको देखने को वो हमें नहीं मिली है, यानी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये तो एक्सटिंक्ट है, लेकिन लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीसोसॉरस लिखा आपने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीसोसॉरस। लेकिन मर गया तो ऐसा थोड़ी बिल्कुल ही मिट्टी हो गया है, इसके फॉसिल्स तो मिलेंगे ना, इसके फॉसिल्स तो मिलेंगे। लिखिए अब, मीसोसॉरस वाज अ स्मॉल रेप्टाइल, मीसोसॉरस वाज अ स्मॉल रेप्टाइल, यह एक छोटा रेंगने वाला जीव था, यह एक छोटा रेंगने वाला जीव था। That lived about 250 million year ago. That lived about 250 million years ago. 250 मिलियन साल पहले ये जिंदा था। उस टाइम का ये प्रजाति है एक। Fossils of Mesosaurs are, full stop लगा के, fossils of Mesosaurs are found on both sides
fossils of mesosaurs are found on both sides fossils of mesosaurs are found on both sides of the Atlantic. both sides of Atlantic. अटलांटिक ओशन आपको पता ना कहाँ पे है? वैसे कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे है, याद है आपको? और यूरोप और अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे, याद है अनुभव? याद है ना? अटलांटिक ओशन कौन सा है? अटलांटिक महासागर ही बोलते हैं उसको हिंदी में भी, ठीक है? तो ये पता होगा आपको। तो ये दोनों साइड्स पे पाया जाता था। लिखिए, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ अटलांटिक इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, यानी कि ये मीसोसॉर कहीं यहाँ रहा करता था बेचारा, समझ रहे हो? और समझ रहे हो ये यार, ये क्यों आ रहा है ऐसे? यानी ये मीसोसॉर, हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया ये। यानी यहाँ कहीं रहा करता था ये मीसोसॉर्स। अब तो जिंदा ही नहीं है ये, अब तो जिंदा ही नहीं है। 250 साल पहले, 250 मिलियन साल पहले जिया करता था ये। यानी कि जब यहाँ रह रहा था तो कहीं यहीं इसके फॉसिल्स मिलेंगे, इसके यहीं कहीं फॉसिल्स मिलेंगे। और उसको ये पता है अल्फ्रेड वेगनार को कि ये अब मिलता नहीं है, ये मर चुका है। इतनी जानकारी वो रखता है। अब ये मर तो चुका है, जबकि साउथ अमेरिका यहाँ आ चुका है, अफ्रीका वहीं रह गया है ना? सबसे पहली बात तो ऐसा था नहीं कि ये कोई तैरने वाला जीव है कि तैर तैर के यहाँ आ जाएगा, पहुँच जाएगा। ऐसा भी तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। यानी कि ये कहीं एक ही लैंड पे रहा करता था, इकट्ठा रहा करता था। और फिर इसके मरा वो और फॉसिल्स यहीं दब के रह गए, ठीक है? और बाद में जब ये लैंड अलग हुआ, कुछ फॉसिल यहाँ आ गए, कुछ फॉसिल यहाँ आ गए। समझे मेरी बात? समझे? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिला कि ऐसा भी नहीं था कि वो तैरने वाला जीव था ये ना, कि अफ्रीका में अगर पाया जाता हो तो तैर के वो साउथ अमेरिका में भी पहुंच जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता था। समझ गए ना मेरी बात? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीसोसॉर्स क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? ये लिख लिया आपने? मीसोसॉर्स आर फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अटलांटिक ऑन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है भाई? ठीक है। अगला लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर रेप्टाइल्स एंड प्लांट्स। अगला एविडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर। थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे आपको एक दो दिन थोड़े से, क्योंकि थ्योरीज है ना, ये भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एचएस और यूपीएससी का दोनों का ही पार्ट है, करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इफेक्टिव पोर्शन स्टार्ट होगा, जैसे कि लैंड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हम, लिथोस्फेयर के बारे में। ठीक है, कि रॉक्स कैसे बनती हैं, लावा कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर रेप्टाइल्स एंड प्लांट्स, तो ये भी मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक ही लैंड पे कहीं कुछ तरह के प्लांट्स या रेप्टाइल्स हुआ करते थे, लेकिन आज वो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं सेम ही तरह से। ठीक है, अगला लिखेंगे प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स। लिखिए, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड rich placer deposits of gold are found on the Ghana coast, West Africa, are found on the coast of Ghana, West Africa, on the coast of, found on the Ghana coast, West Africa, मतलब वेस्ट, मैं बताती हूँ आपको कहाँ है घना।
लिख लिया। यानी गोल्ड के जो एक तरीके से डिपॉजिट्स होते हैं, समझते हो, गोल्ड क्या सीधी सीधी अंगूठियाँ और गहने पड़े हुए मिलते हैं आपको, ऐसा नहीं होता ना, उसको क्या करना पड़ता है, छानना पड़ता है, मिनरल होता है एक तरह का, वो भी उसके अंदर पाया जाता है, मिट्टी के अंदर है ना, ढूंढना पड़ता है। अब हो सकता है कि कोई ऐसी नदी है जो उसको बहा के लेके आती है, ऐसे मिनरल्स को बहा के लेके आती है कि किसी एक जगह पे क्या इकट्ठा कर देती है, वो ये गोल्ड, मतलब गोल्ड के यही डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स जो होते हैं, है ना। अब ये घना कहाँ पाया जाता है, तो यहीं कहीं पाया जाता है घना, ठीक है। इसकी कोस्ट पे पाए जाते हैं और साथ में यहाँ ब्राजीलियन कोस्ट पे ही पाए जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। घना यहाँ दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन ये वाला है घना, सॉरी ये नाइजीरिया के साथ ये घना है, ये ठीक है, ये घना है। यानी कि इस घना के कोस्ट पे क्या पाया जाता है, सोना, सोना पाया जाता है, सोने के डिपॉजिट्स के लिए ये फेमस है। और सेम अगर मैं इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दूँ ना, तो ब्राज़ील के पास भी पाया जाता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, लिख लो पहले। रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घना कोस्ट, बट द सोर्स sorry and these sources are in Brazil too, and these sources are in Brazil too। इससे क्या पता लगता है आपको, इससे ये नहीं पता लगता आपको कि ये घना का जो कोस्ट है ये कहीं ना कहीं इधर ब्राज़ील का पार्ट होगा, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा मतलब उठा के मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा तो ये ब्राज़ीलियन कोस्ट और ये मिल रहे हैं, और यहाँ पे ही रिच प्लेसर डिपॉजिट्स पाए जा रहे हैं, यानी कि गोल्ड पाया जा रहा है। इससे क्या पता लगता है कि ये एक दूसरे का पार्ट थे, समझे। तो ये एविडेंस आपको क्लियर हुए। ट्रिलाइट डिपॉजिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसॉर्स और जिग्सॉफिट और अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड वेजिटेशन और रिच प्लेसर डिपॉजिट्स। तो ये बातें आपको क्लियर हुई, ये बातें आपको क्लियर हुई। तो कंक्लूजन में इसने क्या दे दिया, ये सारे एविडेंस दे दिए कि ये था, और मैं तो ठीक हो गया ये सब कुछ, ठीक है। ये तो आपको बाद में पता चला ना, बाद में पता चला आपको, अब पता है आज की ये मैग्मा की तरफ वजह से मूव करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था पता। लोगों ने, अगर ये नहीं पता होता तो कहीं ना कहीं इसकी बातें मानने लायक है या नहीं है ना, मानने लायक, समझ रहे हो। और भी पूछा गया इनसे कि सिर्फ यही रीज़न नहीं दे सकते हो आप, और भी हमें एविडेंस चाहिए। तो इन्होंने दो तरह की और थ्योरीज दी थी, ठीक है, दो कारण दिए थे कि ठीक है मान लेते हैं कि एक पार्ट था। लोगों ने कहा कि ठीक है वैगनर साहब, हम मान लेते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट एक का पार्ट थे, एक ही पार्ट था पेंजिया, और धीरे धीरे ये बिखरे हैं। लेकिन ये भी तो बताओ ये बिखरे क्यों हैं, ऐसा क्या रीज़न था कि अफ्रीका अब यहाँ जा चुका है, उसके बगल में साउथ अमेरिका जो था वो उसको दूर जाके वहाँ बैठ चुका है, उसका नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो चुका है, यूरोप अलग बन चुका है, इंडिया नीचे से ऊपर ट्रेवल कर चुका है, ये हुआ क्यों है, इसका भी तो रीज़न दो। हम मान लेते हैं कि जो आप बोल रहे हो, आप देखो एक एक बात उसने सही बोली है, ठीक है, कि ये सब हो रहा है, मतलब ये बात तो उसने सही कही है कि एक पार्ट था वो, ठीक है। लेकिन अब ये बंदा ना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो लिखिए, जब एविडेंस इनसे मांगे गए, एविडेंस तो इन्होंने दे दिए, लेकिन और कहा गया कि ठीक है ये एविडेंसेस है, हम मान गए, रिच डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, ट्रिलाइट डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, मेसोसॉर का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये हुआ क्यों, ये भी तो बताओ। कि बस पजल सॉल्व कर दी, ऐसे कर दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, ये तो ठीक है मान लिया हमने, लेकिन हुआ कैसे ये भी तो बताओ। तो कौन, लिखिए आगे, लिखिए द रीजन, उसने जो रीजन दिया है, जब पूछा गया उससे कि रीजन क्या है, द रीजन ऑफ दिस ड्रिफ्ट व्हेन आस्क्ड फ्रॉम अल्फ्रेड वैगनर, द रीजन ऑफ ड्रिफ्ट व्हेन आस्क्ड from Alfred Wegener, the reason of this drift, मतलब रीजन क्या है इस ड्रिफ्ट का। आपने थ्योरी तो दे दी, क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं, लेकिन इसका रीजन भी तो बताओ कि क्यों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए, फर्स्ट रीजन वाज विच ही गेव, पोल फ्लीइंग फोर्स, first reason was pole fleeing, अरे pole fleeing force,
पहला रीजन ये दिया गया, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, फ्लीइंग का मतलब भागना, हिंदी में अगर मैं बताऊं फ्लीइंग का मतलब भागना। इसके कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी से बाहर की ओर बल लग रहा है, पोल्स की तरफ, समझ रहे हो, ऐसे पृथ्वी घूम रही है तो बल लग रहा है, जिसके कारण ये बल के कारण दूर हटते जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक रीजन इन्होंने ये दिया। सेकेंड वन वॉज टाइडल फोर्सेज, ज्वार भाटा। सेकेंड जो इन्होंने रीजन दिया, टाइडल फोर्सेस, ज्वार भाटा। ये टाइडल फोर्सेस या टाइडल फोर्सेस क्या हैं? इसका मतलब ये था कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ये जो है ना इनमें ग्रेविटी है और ये ग्रेविटी से क्या कर रहे हैं, अर्थ के एक तरीके से जो अर्थ है, ठीक है, उसको खींच रहे हैं, ग्रेविटी, इनकी ग्रेविटी की वजह से आपस में बिखर रहे हैं, समझ रहे हो। टाइडल फोर्सेस का मतलब ये ऐसे फोर्सेस हैं जो सन और मून की ग्रेविटी से खींच रही हैं, ऐसी फोर्सेस ये खींच रही हैं कॉन्टिनेंट को बिखरने में, समझे मेरी बात, ठीक है। लेकिन फिर ये रीजन दिया गया कि अगर ऐसा होता कि इनकी ग्रेविटी इतनी ही खतरनाक है कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स को मूव करवा दे रही है, तो ये तो ग्रेविटी अर्थ की मूवमेंट को भी स्टॉप कर सकती है, अर्थ के रोटेशन को, रिवॉल्यूशन को स्टॉप कर सकती है, ठीक है। तो ये रीजन तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली अल्फ्रेड वेगनार बेशक मौसम को एक तरीके से पढ़ने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कंसेप्ट दे दिया जो शायद कोई ज्योग्राफर भी ना दे पाता, ठीक है। शुरुआत ऐसे इंसान ने की जिसका इस चीज़ से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई जो मैंने आज बताया आपको, ठीक है। तो कल मैं बाद में ये इनकी थ्योरीज रॉन्ग हो गई थी, ठीक है, इन्होंने बताया सब कुछ सही, थ्योरी सही है, इनकी थ्योरी सही है, लेकिन ये प्रॉपर प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अल्फ्रेड वेगनार की थ्योरी एकदम सही है, उनके द्वारा दिए गए एविडेंस बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या नहीं प्रूव कर पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। हो रहा है मान लिया, हो रहा है मान लिया, लेकिन हो क्यों रहा है ये भी तो बताओ। ये बताने में थोड़े से नाकामयाब रहे, जिसके कारण अब आगे आगे और आएंगे, लेकिन वो आगे जो आएंगे ना उनका काम अधूरा रहता अगर यही ना होता। तो इन्होंने इतना बड़ा कंसेप्ट दिया, तो इनको हम फेलियर नहीं बोल सकते कि इनका फेलियर था। ये है कि अपनी थ्योरी इन्होंने दी, वो ठीक थी, कंप्लीट थी, इनका कंसेप्ट क्लियर था, लेकिन पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा होता क्यों है। बाकी उसी पे ही सीढ़ी, एक सीढ़ी इन्होंने बना दी, अब उसी को सीढ़ी को चढ़ते 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 लोग अपने जो दिमाग के थॉट्स हैं उनको लगाते जाएंगे और धीरे धीरे अलग अलग थ्योरीज आती जाएंगी, ठीक है। 2-3 थ्योरीज बची हैं आपकी, वो कल पढ़नी है हमने। मेन थ्योरी यही थी, क्लियर है आपको, क्लियर है। जो एसआई वाले हैं या सब इंस्पेक्टर या अलाइड सर्विसेज वाले हैं, इन्होंने क्या याद रखना है, पेंजिया, पैंथलासा, टेथेसी के बारे में, ठीक है। और ये याद रख लेना कि कितने साल पहले थी ऐसी धरती, ठीक है। बाकी अल्फ्रेड वेगनर का नाम याद रख लेना कि क्या कौन सी थ्योरी दी है उन्होंने। बाकी एचएस वालों को तो ये पूरा ही याद रखना पड़ेगा कि क्या थ्योरी थी, दी किसने है, दी कब है, और साथ में इस थ्योरी में लिखा क्या गया है, किस बारे में है, कॉन्टिनेंटल का ड्रिफ्ट क्या मतलब क्या चीज़, और क्या चीज़ लैक रहा इस थ्योरी का, कहाँ पे लैक करी ये थ्योरी। तो वही एक्सप्लेन करने में कि ये ड्रिफ्टिंग हो क्यों रही है, समझ गए, क्लियर है राकेश, समझ आया, भारती जी समझ आ गया। बाकी का लेक्चर मैं डाल दूंगी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा ऑनलाइन।